नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार भाई अशोक वानखेड़े जी। अशोक भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। तो बिहार चुनाव की डेट्स आ गई हैं और 14 नवंबर नेहरू का जन्मदिन चुना गया है नतीजों के लिए कि नतीजे जो आएंगे वो 14 नवंबर को आएंगे। 13 भी चुन सकते थे, 15 भी चुन सकते थे, लेकिन नेहरू जी को खबर से जितना बाहर करने की कोशिश कर सकते हैं करते रहते हैं। खैर, अब चुनाव आ गया है तो अगले जब तक चुनाव का रिजल्ट आ नहीं जाता है, यानी 14 नवंबर तक, आपको जितने टीवी चैनल है वहां पर भारतीय जनता पार्टी को जिताया जाएगा लगातार। नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हालांकि ये भी संभव है कि जीत जाए अगर तो भी वो मुख्यमंत्री ना बने, लेकिन बनाया जाएगा क्योंकि बीजेपी यही चाहती है। लेकिन साथ में यह भी सच है कि जितने हमारे YouTube चैनल के मित्र हैं उनमें तेजस्वी यादव को शपथ ग्रहण करवा दिया जाएगा। 13 नवंबर की रात को तेजस्वी जी को शपथ ग्रहण करवा दिया जाएगा। ये आप मुझसे अभी से नोट कर सकते हैं। और हो सकता है इस बीच में एक आध बार केंद्र सरकार गिर भी जाए, कुछ भी हो सकता है। तो चुनाव हमारे यहाँ तमाशा बना दिए गए हैं अशोक भाई। और चुनाव पर सही बात करना, चुनाव को लेकर मुद्दे क्या हैं, किसका कितना असर होगा, क्योंकि एक बात बहुत साफ समझ लेना चाहिए कि ट्विटर पर जो दिखाई देता है उतना ही मुद्दा नहीं है। ट्विटर पर दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार जी की मानसिक अवस्था बहुत अच्छी नहीं है, और देख के कई बार लगता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगता है। लेकिन क्या वाकई बिहार के लोगों के दिल से नीतीश कुमार उतर गए हैं? मैंने जितना सर्वे किया है फोन पर, मैं इस बात से बहुत सहमत नहीं हो पा रहा हूं कि बहुत ज्यादा उनके खिलाफ कोई वेव है। प्रशांत किशोर का क्या असर होगा, किसको कितना नुकसान पहुंचाएंगे, ये जब तक टिकट घोषित नहीं होता है तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। कहां किसको उतारते हैं, जहां आरजेडी जीतने वाला है वहां, जहां उन्होंने यादव उतारा है ये किसी मुस्लिम को उतार दें, जहां मुस्लिम उतारा है किसी यादव को उतार दें, ये सब खेल करें, तब समझ में आएगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी की स्वीकार्यता बढ़ी है। लेकिन एक बात मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि पेड़ पे आम कितने भी लग जाएं, खा तभी पाओगे जब उनको तोड़ने के लिए तुम्हारे हाथ में लाठी हो। और चुनाव जीतने का जो मामला होता है वो संगठन बहुत महत्वपूर्ण होता है, जहां एक एक वोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये बात सुनने में बुरी लग सकती है, लेकिन कांग्रेस ने दूसरे दलों के सहारे खुद को लता की तरह छोड़ दिया है और अपनी जड़ तना खड़ा करने की जो कोशिश नहीं की है, उसका नुकसान बिहार में भी होना है और यूपी में भी जब भी चुनाव होगा तो होगा। हालांकि यूपी में अजय जी काफी कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम कुछ जगहों पर संगठन मजबूत हो जाए। ये मैंने सवाल नहीं पूछे, अपनी बात रख दी, और अब अशोक जी भी जवाब नहीं देंगे, अपनी बात रखेंगे जी। प्रणाम प्रणाम सर। सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। जब अशोक भाई और हम साथ में आते हैं तो कई कई हमारे मित्र कहते भी है कि यार ये जो अशोक, डबल अशोक का, जो तुम डबल बैरल का हो, तो बोले फिर अशोक जी बोलने के बाद तुम उनको बोलने नहीं देते हो। मतलब भाई हमारे वो भाई है, वो यदि वो इंटरवेन करे तो मैं मना थोड़ी करता हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि भाई फील्ड तुम्हारे लिए, तो फील्ड मेरे लिए, तो मुझे जितना बिल्कुल। बोलना होता है तो मुझे, जब और आपको पूरा अधिकार है आपको उनको बुलाया है तो इंटरवेन करने का। नहीं नहीं, हाँ। आपको बुलाया है तो आपको सुनने के लिए बोलना है। बाकी तो मैं बोलता ही हाँ। रहता हूँ, 20-20 मिनट हाँ। बोलता हूँ रोज। हाँ। तो बात वो नहीं है। सवाल ये है कि मैं बिल्कुल अशोक जी से सहमत हूँ कि मुद्दे अभी तक के, हम दिल्ली में बैठे हैं, बिहार के ओरिजिनल मुद्दे क्या है, इससे दिल्ली के पत्रकार बहुत दूर है। मैं बता दूं आपको, ये भी बात है कि नीतीश कुमार कमजोर हो गए, नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में एक तो कम से कम उनके ऊपर कोई बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, कोई भाई भतीजावाद का आरोप नहीं है, उनका बेटा सामने आया फिर वापिस नैपथ्य में चला गया। कोई नीतीश कुमार के बारे में, उनके स्वास्थ्य को लेके लोगों के दिल में थोड़ी सिंपैथी है कि देखो ये नीतीश कुमार थे, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार ने कम से कम जंगल राज नहीं लाया। नीतीश कुमार ने कम से कम सत्ता बनाए रखी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप व्यक्तिगत रूप से नहीं लगे। वो एक नीतीश कुमार की अच्छाई है, उससे हम ये नहीं कर सकते। हाँ, नीतीश कुमार की पार्टी की हालत बहुत बुरी है। नीतीश कुमार के पार्टी में अंतर्द्वंद बहुत है। नीतीश कुमार के पार्टी में बीजेपी के मोल बहुत आ गए हैं। नीतीश कुमार के पार्टी में नए वर्सेस पुराने, बाहर के वर्सेस अंदर के, ये जो विचारधारा का जो टकराव है वो नीतीश कुमार के यहाँ है। लेकिन फिर ये टकराव आरजेडी में भी दिखाई देता है, ये टकराव बीजेपी में भी दिखाई देता है, और ये टकराव कांग्रेस में भी दिखाई देता है। ये सभी राजनीतिक दलों में करीब करीब ये सिचुएशन आपको मिलेगी। अब सवाल ये है कि जब तक फाइनल लिस्ट सामने नहीं आती, उम्मीदवार का नामांकन वापस लेकर जब अंतिम सूची आ जाएगी कौन कहाँ लड़ रहा है, उसमें जातीय समीकरण, वह किसके टिकट कटे,
जिसका टिकट कटा हुआ इंडिपेंडेंट लड़ता है तो कितने वोट काटेगा। कई समीकरण होंगे जो चुनावी समीकरण है। रहे मुद्दे की बात, तो मुझे लगता है कि वोट चोरी का मुद्दा ये अब घर कर गया बिहार में जगह जगह पे। क्योंकि आप किसी, जो बिहार के लोग यहाँ दिल्ली में हैं, हमारी सोसाइटी में भी है, कोई कहीं पे भी है, जब उनसे ऐसी बात करें, तो एक बात तो कहते हैं कि ये वोट चोरी से काम बहुत करते हैं सर, ये एक बात तो समझ में आ गई, ये घाला करके सत्ता में आते हैं। तो लोगों के मन में वो बात घर कर गई। दूसरी बात, एसआईआर पे हमने कई खबरें सुनी, आप पूरे एसआईआर के ऊपर हजारों वीडियोस देखे होंगे आपने। तो एसआईआर के ऊपर, एसआईआर को आपने, दर्शकों ने सुन सुन के उनको पता पड़ गया एसआईआर कहाँ है। लेकिन एसआईआर जिनके ऊपर लादा गया, उस बिहार की जनता तो फर्स्ट हैंड भुगत भोगी है उसकी। वो जान रही है कि एसआईआर में क्या गड़बड़ हो गई। वो जान रही है कि हमको मतदान से वंचित क्यों किया गया। दूसरी बात है, 1,21,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिया अकाउंट। 10,000 रुपए दिवाली के समय मिलना बहुत बड़ा अमाउंट है। और ये 10,000 रुपए मैं आपको बता रहा हूँ, भले ही ये कोई भी योजना के तहत कहे कि इसमें उद्योग बनेगा और मुख्यमंत्री उद्यमी महिला, वो सब ये सब बोगस है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं कोई अर्थशास्त्री जैसे आंकड़े नहीं दूंगा आपको, बहुत ही छोटे लेवल पे बात कर रहा हूँ। नीतीश कुमार ने आखिरी इंस्टॉलमेंट जब 21 लाख महिलाओं के लिए रिलीज किया कल सुबह, आचार संहिता लगने के थोड़ी देर पहले, तब उन्होंने कहा कि हम सर्वे करेंगे और फिर इनको 2-2 लाख रुपए देंगे। अब सर्वे करने में यदि ये पाया गया कि 1 करोड़ महिला जो है, 1 करोड़ महिला, उन्हें अच्छा काम किया, तो 1 करोड़ महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देना है, तो 2 लाख करोड़ हो गए। बिहार का बजट टोटल 3,16,000 करोड़ का है। टोटल बजट बिहार का 3,16,000 करोड़ का है। इसमें ये 2 लाख करोड़ का प्रोविजन कहां से लाएंगे? ये देने नहीं है। ये वैसा ही है जैसे महाराष्ट्र में 1,500 रुपए के बाद हम 2,100 रुपए देंगे, ऐसा बोला गया था। अब सभी ने हाथ ऊपर कर दिए, सत्ता में आ गए 5 साल, उन्होंने कहा कि हम मना नहीं करते हैं, कब देंगे, देंगे जरूर, अभी है नहीं पैसे हमारे पास। अगले चुनाव के पहले हाँ, अगले चुनाव के 1 महीना पहले 2,100 हो जाएगा। तो ये ऐसा ही होगा। ये जो 1,250 करोड़ रुपए जो ट्रांसफर हुआ है, ये पैसा केंद्र ने नहीं दिया। ये पैसा नीतीश कुमार या किसी और लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी बेच के नहीं दिया। ये पैसा इसी बिहार के जनता से वसूला जाएगा टैक्स के रूप में। चुनाव खत्म होने दीजिएगा, आपको पता पड़ेगा कि चुनाव के मायने क्या है। महाराष्ट्र में अभी बिजली की दर बढ़ा है, लोग बाप बाप कर रहे हैं। जितना जीएसटी में घटा उससे ज्यादा बिजली में बढ़ा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि जीएसटी में घटा लोगों का, अब लोग और खरीदी करेंगे। अरे काय का खरीदी करेंगे? बिजली खरीदी करी, उसका बिल देने में ही सब पैसा जा रहा है, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार पैसा लाती कहां से है? तो कर्ज लेती है, और कर्ज लेने का एक लिमिट है। भारत सरकार ने सारे लिमिट क्रॉस कर दिए। 54 लाख करोड़ से 200 लाख करोड़ के ऊपर चला गया। और मोदी जी को पता है 2023 में जो 50 साल के बॉन्ड लिए वो 2073 वाली सरकार को देने हैं। तो आप कर्जा लेके घी खा रहे हो, देना आने वाली पीढ़ी को है। जो आज बिहार में रह रहे हैं उनको आने वाले 20 साल के बिहार के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि किसी ने आपके बारे में भी सोचा, इसलिए आप बिहार में जिंदा है। ये पैसा ट्रांसफर कितना मायना रखता है और इस पैसे ट्रांसफर को कितना विपक्ष एक्सपोज कर सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि लेकिन एक एक अशोक जी मैं इंटरवीन कर रहा हूं, जनता इतना सोचती है। नहीं मैं मतलब ईस्टर्न यूपी का रहने वाला हूं और मैं जानता नहीं हूं कि जिस तरह की गरीबी हमारे इलाकों में है, 10,000 रुपया बहुत बड़ी रकम होती है अशोक जी। इनमें से बहुत सारे परिवार ऐसे होंगे जिनकी महीने की कमाई 10,000 रुपए नहीं होगी। मैंने क्या कहा? दिवाली बन गई आपकी 10,000 रुपए में। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो कैश ट्रांसफर हुआ है ये बहुत बड़ा इंपैक्ट करेगा। महाराष्ट्र में क्या किया इन्होंने? 1,500 रुपए नहीं दिए थे, इन्होंने 3 महीने का पैसा इकट्ठा दिया। ये महीना, अगला महीना और चुनाव का भी महीना, आचार संहिता में नहीं दे पाएंगे, अभी ले लो।
तो 4,500 रुपए अकाउंट में आ गए। कोई किसी को पूछो किसको मत दे रहे हो, काय कोणाला मत देणार, 4,500 रुपए। वो बोलते 4,500 रुपए दिए मत उसको जाएगा। और जब दिए तब आपने सोचा नहीं, जिसने अप्लाई किया उसको दिए, उसमें गवर्नमेंट अधिकारी भी थे, क्लास 2 ऑफिसर भी थे, महिलाएं, उन्होंने भी 1,500 रुपए ले लिए। सरकार में आने के बाद आपने उनमें से छटाई शुरू की। 60% महिलाएं आप वंचित है 1,500 रुपए से कि आपको ये मिल रहा तो ये नहीं मिलेगा, ये मिल रहा तो ये नहीं मिलेगा, आपके घर में टेलीफोन है तो नहीं मिलेगा, गाड़ी है तो नहीं मिलेगा। अब महिलाओं को भी लग गया कि 1,500 रुपए, 4,500 रुपए देके इतने सब खरीद दिया हमको। लेकिन अब 5 साल के लिए तो बन गई सरकार। इस बार बीजेपी को सत्ता में आना है, इसलिए नहीं कि बिहार में ही सत्ता में आना है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में इसलिए आना है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को 29 के बाद भी चुनाव लड़ना है और अमित शाह जी को नरेंद्र मोदी को रिप्लेस करना है। ये सारा जुगाड़ तब होगा जब बिहार भी आप जीतोगे। यदि बीजेपी बिहार जीत नहीं पाई तो संघ अपना अध्यक्ष लेके आएगा, और संघ अपना अध्यक्ष लेके आएगा तो 2029 तक मोदी जी तो रहेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा कोई नहीं बता सकता। अमित शाह पार्लियामेंट्री बोर्ड में रहेंगे कि नहीं रहेंगे कोई नहीं बता सकता। सारे मुख्यमंत्री प्रदेशों के बदलेंगे कि वही रहेंगे कुछ नहीं बता सकता। एक अनसर्टेनिटी का दौर है इन दोनों गुजरातियों के लिए, इसलिए बिहार का चुनाव इनके लिए बहुत निर्णायक होने वाला है। इसी बिहार के चुनाव की गूंज बंगाल में भी होगी। इसलिए अब हिंदू मुसलमान की जगह पैसा ट्रांसफर ये नया फैक्टर आ गया है। तो इस पैसे ट्रांसफर को विपक्ष कैसा डिफ्यूज करता है ये देखना होगा। मात्र नहीं, हम वोट चोरी करके नहीं चलेंगे। दूसरी बात, उम्मीदवारों का चयन, ये बहुत अहम बात है। पिछली बार अशोक जी आरजेडी और कांग्रेस सत्ता में आना तय थे। आरजेडी ने अपना परफॉर्मेंस जितना दिखाना था दिखा दिया, कांग्रेस फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? बी फॉर्म देने के बाद क्यों 8 टिकट बदले, जिससे 20 सीटें हार गए और आप सत्ता में आने से मात्र 6-7 सीटों से वंचित रह गए? ये क्यों हुआ सब? क्योंकि ये जानबूझ के किया गया। 2019 से 2025 तक हम आ गए अभी, मतलब 2020 से 2025 के चुनाव तक। अभी तक कांग्रेस में ये नहीं बता पा रहा है कोई कि ये 8 टिकट बदलवाई किसने। अभी तक ब्लेम गेम चल रहा है। तो टिकट बंटवारे में आपको ध्यान रखना होगा। आपको जो स्लीपर सेल बैठे हैं पार्टी पीछे के, जो बीजेपी को यहाँ ठेका लेके बैठे चुनाव जितवाने के लिए, उनका ख्याल रखना होगा, उनका ट्रीटमेंट करना होगा। और सबसे ज्यादा अब चुनाव लड़ने के मायने सिर्फ ये नहीं कि उम्मीदवार घोषित कर दिया और प्रचार कर लिया। चुनाव का सबसे बड़ा खेल अब मतदान का हो गया है। मतदान में आपको सजग रहना होगा। मतदान में मरा हुआ आदमी यदि वोट देने जा रहा है तो उसको रोकना होगा, क्योंकि अब जिंदा आदमी को तो जो मरा हुआ घोषित किया उसको तो वोट नहीं दिलवा सकते आप। लेकिन मरा हुआ आदमी जा रहा होगा तो आपको उसको रोकना होगा। दूसरे गांव का आदमी आ रहा होगा तो उसको रोकना होगा। कम से कम कंप्लेंट फाइल करनी होगी, ऑफिशियल फॉर्मेट में कंप्लेंट फाइल करनी होगी। और उसी उसी के लिए संगठन की जरूरत होती है। उसी के लिए लोग संगठन होंगे की तब तो जरूरत होती है। करेंगे। हाँ, बूथ लेवल पे लोग चाहिए। क्या आपके पास बूथ लेवल पे लोग हैं? बेसिकली बीजेपी और कांग्रेस में जो बेसिक डिफरेंस है, राहुल गांधी आते हैं तो सारी दुनिया के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। राहुल गांधी चले जाते हैं तो सब घर में खेनी खाने चले जाते हैं। वो बूथ के प्रति, संगठन के प्रति जो समर्पण है वो है ही नहीं। और ऐसा नहीं कि कांग्रेस में समर्पित लोग नहीं है, आज भी कांग्रेस में अथाह लोग हैं जो संगठन को समर्पित है। लेकिन उनको कोई पूछे तो सही, उनको कोई बुलाए तो सही घर से फोन करके। जो संगठन के लिए काम कर रहे हैं वो सत्ता के रेस में नहीं है, और जो सत्ता के रेस में नहीं है वो दिल्ली की परिक्रमा नहीं करते।
नेता उनको जानते नहीं है। तो ये संगठन जो चुनाव जो इंचार्ज है स्टेट का, ये उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं तो जैसे जिला अध्यक्ष घोषित हो गए गुजरात में, उनमें से कई जिला अध्यक्ष भी ऐसे भी है कि जिनके बीजेपी के नेताओं के साथ मंच पे फोटो है वो जिला अध्यक्ष घोषित हो गए। मध्य प्रदेश में बीच में एक बॉडी डिक्लेयर हो गई थी, उसमें से 4-5 लोग ऐसे थे कि जो ऑलरेडी बीजेपी के बॉडी में थे तो किसी ने बोला भाई किसको अनाउंस कर दिया, इसको काट लो, ये तो बीजेपी कब का जा चुका है, वहां ऑफिस बेरर है। तो संगठन कागज पे नहीं, यथार्थ के धरातल पे उतरना चाहिए। इस पे राहुल गांधी जी को काम करना होगा। राहुल देखिए, राहुल गांधी जी का जो वजूद था, राहुल गांधी जी मुझे लगता है खुद भी कंफ्यूज थे कि क्या लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा ने ये बिल्कुल क्लियर कह दिया कि यस, पीपल ऑफ इंडिया बिलीव इन राहुल गांधी। क्योंकि मैं खासकर उन राज्यों को मैं देख रहा था जो विपक्ष के राज्य थे, मतलब डबल इंजन की सरकारें जहां थी। अशोक जी, उन राज्यों में यह हालत थी कि यदि राहुल गांधी की यात्रा के लिए आपको टैक्सी चाहिए तो टैक्सी वाला भी हिचकिचाता था साथ में आने के लिए। अरे बोले भैया वो आप तो चले जाओगे, उसके बाद बोले यार हमको तो यहीं रहना है, ये पूछेगा काय को गया था उस पद यात्रा में, परेशान हो जाएगा। एक बच्चे ने गुल्लक गुल्लक क्या दी राहुल गांधी के हाथ में, उसके परिवार को इतना प्रताड़ित किया गया कि उस बेटे के माता पिता ने आत्महत्या कर ली। ये प्रताड़ना होते हुए भी लोग यदि लाखों के तादाद में रोड पे है तो इसके मायने हैं कि लोग आपको चाहते हैं। ये कोई गाड़ियां भेज के स्टेट ट्रांसपोर्ट के लोग नहीं बुलाए गए थे। तो राहुल गांधी को कॉन्फिडेंस आया। अब राहुल गांधी को नेता अपना नेतृत्व साबित करने के लिए पॉपुलैरिटी चार्ट पे नहीं जाना चाहिए, अब उनको संगठन पे काम करना चाहिए, होल सोल संगठन पूरा। और ये संगठन सीडब्ल्यू थोड़ा एक कड़ा सवाल हो सकता है, हमारे कांग्रेस के मित्र नाराज भी हो सकते मित्र हैं। नहीं नहीं, क्या नाराजगी नहीं। नहीं नहीं, मैं देखिए, जो सवाल पूछ रहा हूं, एक सेकंड दे दीजिए, एक सेकंड दे दीजिए कि एक रूप में तो राहुल गांधी जनता के मुद्दों को एड्रेस करने के रूप में रैलियां, यात्रा, ये सब के रूप में तो उन्होंने अपने आप को साबित किया है कि जनता की आवाज बनकर वो आते हैं। लेकिन कांग्रेस के पास संगठनकर्ता अभी भी नहीं है, कम से कम हाईएस्ट लेवल पर। या मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जाके संगठन बनाएंगे, या राहुल गांधी ने जिन लोगों के ऊपर भरोसा किया है वो भरोसे अक्सर गलत लोगों पे किए गए हैं। वो लोग संगठन को बनाने की जगह अपना, जैसे एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि बीजेपी ने 10 साल में हर जगह ऑफिस बना लिए, कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाए। अब मैं नहीं लिखता हूं, लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन मैं लिखना चाहता हूं कि उन ऑफिसों से भी भव्य लोगों ने अपने बंगले बनाए। जो पैसा आया बस सब अपने बंगलों के लिए बनाया, पार्टी मुझे ऑफिस बनाने में किसी का इंटरेस्ट नहीं था। मुझे तो याद राहुल है गांधी ऐसे लोगों को चुन भी नहीं कि पा रहे हैं जो संगठन बना सकते हैं। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ कि क्या हुआ कि कहीं एक बार सोनिया जी का स्टेटमेंट कहीं रेफरेंस में मैंने सुना था या पढ़ा था कि कांग्रेस इज द पुअर पार्टी ऑफ रिच लीडर्स। यस, एग्जैक्टली। यही हाल है आज कांग्रेस का। मतलब मैं सिंपल एक बात बताता हूँ अशोक जी कि संगठन कैसा समर्पित होता है। जब मैं एक्टिव रिपोर्टिंग में था तो मैं बीजेपी भी कवर करता था। मैं अडवाणी जी की रथ यात्रा कवर करने गया। मैं और प्रसून सोनवलकर जो टाइम्स ऑफ इंडिया में थे उस जमाने में, हम दोनों एक ही रूम में रुकते थे पूरे रथ यात्रा में गुजरात से। क्या लोग डेडिकेटेड थे। कोई अडवाणी जी के साथ फोटो खींचने नहीं भाग रहा था, कोई प्रमोद महाजन से हाथ मिलाने नहीं भाग रहा था। यदि उनकी ड्यूटी दी है कि इन 4 पत्रकारों को आप हैंडल करोगे तो वो सिर्फ 4 पत्रकारों की ड्यूटी थी। और मुझे याद है कि जब वहां से रथ यात्रा चली गई महाराष्ट्र, बड़ौदा से, तो प्रसून और हम दशहरे के एक दिन पहले की बात, प्रसून और हम वापस दिल्ली आने चाहते थे। तो बड़ौदा से हमको राजधानी ट्रेन का उन्होंने व्यवस्था कर दी और हम होटल में थे। राजधानी 8 घंटे लेट हुई उस दिन, किसी का कि कोई बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो दशहरे जैसा त्योहार के समय जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी वो तीनों के तीनों लोग होटल के लॉबी में आके बैठे। बोले 8 घंटा लेट है तो हम तो आपके साथ रहेंगे। हमने बोला आप घर जाइए, हम चले जाएंगे। बोले नहीं नहीं, आप जब तक नहीं बैठते। फिर उनके साथ बात करने बैठे तो वो बोले कि आपने यहाँ का गरबा देखा। हमने बोला नहीं। तो बोले चलो गरबा दिखा दो। वो अपने परिवार को छोड़ के
हमारे साथ गरबा देखने आए, हमारा वहां स्वागत करवाया दोनों का। उसके बाद रात को मतलब करीब करीब सुबह सुबह ट्रेन आई हो, 3 सवा 3 बजे, उसमें हमको बिठाया, धन्यवाद किया और वो लोग घर गए। और कांग्रेस की सुनिए, आप कांग्रेस के किसी प्रोग्राम में जाइए, आपको बुलाएंगे और एयरपोर्ट से आपको 1 घंटा बैठना पड़ेगा। अरे भाई कौन गाड़ी भेज रहे हो, किसको तुमने, या हम चले आए, बताओ कहाँ चले आना है। बेंगलोर में किया था इन्होंने कार्यक्रम, हम गए थे, वहां गए तो उन्होंने बोला कि एयरपोर्ट पे जो लोग खड़े थे बोले आप कैसे आ गए, आपका तो नाम ही नहीं इसमें। हमने आयोजक को भेजा, भैया तुमने टिकट कैसा भेजा, अरे बोले वो गलत लिस्ट होगी, अच्छा आप इस होटल में पहुंच जाइए। हम उस होटल में गए तो उस होटल में बोले आपका नाम का रूम ही नहीं है। 4 होटल घूमे, तब जाके 1 बजे तक कमरा मिला, जबकि सरकार है उनकी। जबकि सरकार थी उनकी। क्योंकि जिसको ये काम दिया गया होगा बैंगलोर वाले कि में भाई आमंत्रित मैं भी था, लेकिन नहीं जा पाया था आप मैं। नहीं जा पाया, तो इस उसमें यही, अनुभव से अच्छा बच गया। वहां पे भी जाके चिकचिकी हुई। वहां जाके जब हमारा इंटरेक्शन हुआ तो वो कहे कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, बोला हमको कुछ नहीं चाहिए, सूचना दीजिए हमको। मतलब खड़गे जी ने बेटे बेटे ने दलित के बारे में क्या कहा, वो आपने एग्जैक्टली क्या कहा, हमारा इंफॉर्मेशन क्या है, दक्षिण भारत के अंग्रेजी अखबार, आपका कन्नड़ तो हम पढ़ नहीं सकते। देयर हैज टू बी इंफॉर्मेशन फ्लो। होता क्या है, एक को बोला जाता है कि ये बजट है आपका 1 करोड़ रुपए और ये पत्रकार आएंगे और इनकी रहने की व्यवस्था करेंगे। वो पहले 50 लाख अपने घर में रखता है और बोलता है कितने पत्रकार आ रहे हैं, बोले 20 पत्रकार आ रहे हैं। बोले छोड़ो यार 10 रूम कर दो, 2-2 रूम में रहेंगे, नहीं तो फिर रात भर देखेंगे, कल सुबह देखेंगे कहीं, ये छोटे होटल में कर दो, इधर कर दो, उधर कर दो। वो सिर्फ अपने नेता के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होता है। बस बस, नेता बहुत ने बड़ी उसको बात। लात मारनी चाहिए, तेरा काम मेरे सामने खड़ा होने का नहीं, तेरा सब उधर है। ये मैं बीजेपी के मैंने कई देखे, मैंने सिर्फ मैं एक अशोक जी कांग्रेस का एक लाइन अधिवेशन बस का, एक लाइन बस का, कहना चाहूंगा, एक लाइन हाँ बस, कि कांग्रेस में विपक्ष में रहते हुए भी जो कांग्रेस के थोड़े ठीक ठाक नेता हैं, जिनको हाँ, कोई पद मिल जाता है, वो अपने आप को मिनिस्टर से कम नहीं समझते हैं। और आज अहंकार। भी मैं आपको बताऊं, हाँ, आज भी बीजेपी में अहंकार बीजेपी में भी बहुत आया है, लेकिन अभी आया भी है। ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो आपके साथ बहुत कायदे से व्यवहार करते हैं, जानते हुए कि आप लगातार उनके विरोध में बोलते हैं। मैंने मैंने कहा ना, कोई भी जनरल सेक्रेटरी को मैं एक फोन कर दूं बीजेपी के, 10 मिनट के अंदर कॉल आएगा, हाँ भाई साहब आपका फोन था। अरे कांग्रेस जो वाले कॉल उठाएंगे नहीं और आपको दोबारा कॉल करेंगे नहीं, और जब अपनी जरूरत अरे होगी तो आपका सर खा अरे जाएंगे। अरे सुनिए, जब हम मिल भी जाएंगे, अरे यार भाई आप फोन भी नहीं उठाते हो, अरे बिजी है भाई, कहाँ, बहुत बिजी थे, काय में बिजी हो, सरकार कहीं नहीं तुम्हारी, कहीं संघर्ष करते हुए दिखाई नहीं देते। सवाल कांग्रेस इसलिए चाहिए इस देश में कि एक विपक्ष की पार्टी है, यदि विपक्ष कमजोर हो गया तो सत्ता निरंकुश हो जाती है बिल्कुल। और लोकतंत्र का बैलेंस बिगड़ता है। हम नहीं चाहते कि भाई कांग्रेस ही सत्ता में आए, लेकिन कांग्रेस ऐसी सत्ता में आए कि वो अंकुश रखे सत्ता में, विपक्ष में एक दमदार विपक्ष की भूमिका निभाए। पूरे कांग्रेस के मैं कई बार मध्य प्रदेश के वो जीतू पटवारी के बारे में कई बार मैंने बोला भी कि मैंने इसके छिछोरापन कब जाएगा, लेकिन मैं आज रिकॉर्ड पे कह सकता हूं कि एक तो अजय राय है और ये जीतू पटवारी है, ये 24 घंटे न्यूज में रहते हैं, कहीं भी कुछ हो जाए। मैंने कल फोन किया, पहुंच जीतू जाता है। तुम कहाँ हो, वो छिंदवाड़ा गया, इंदौर से छिंदवाड़ा, इमेजिन करो बाइक रोड, और छिंदवाड़ा से कुछ मरने वाले बच्चों के माता पिता नागपुर में है, तो छिंदवाड़ा से नागपुर गया, बोले मैं नागपुर से वापस आ गया हूँ और वापस अब जबलपुर की तरफ आ रहा हूँ। बोले भैया ये जो लोग मरे हैं जो कफ सिरप पी के, तो मैंने बोला यार कम से कम तो रोड पे रहता है, रोज संघर्ष में दिखता है, जहां कोई झगड़ा हो गया वहां पे जीतू पटवारी के कपड़े फट रहे हैं, जीतू, अरे कम से कम ये तो करो, विपक्ष के होते हुए ये भी नहीं करोगे तो क्या करोगे। अच्छा सत्ता पक्ष जो है बीजेपी, बीजेपी अभी भी 10 11 साल रहने के बाद भी अभी पूर्ण रूप से सत्ता पक्ष में नहीं आया। उनके कई बार ट्विटर वाले इतने जल्दी कर देते हैं, अमित मालवीय जी, कि अपने ही पार्टी की किरकिरी कर देते हो, क्योंकि विपक्ष में तुरंत रिएक्शन देने की आदत, अब आप सत्ता पक्ष में हो, सोच समझ के बोला करो। आधी तो खबरें अमित मालवीय बनवाता है ट्विटर पे गलत ट्वीट करके।
तो ये आता है, तो इसलिए बिहार में हमें जब तक उम्मीदवार तय नहीं होते, फाइनल उम्मीदवार, और इस बार घूमना भी पड़ेगा बिहार में, लोगों को मिलना भी पड़ेगा, लेकिन ये कांटे की चलेंगे। टक्कर है, इतना इतना जरूर है। विपक्ष ने ये कॉन्टेस्ट में ले आया चुनाव। पहले लग रहा था कि बीजेपी स्वीप कर देगी और बीजेपी अपने बलबूते पे सरकार बनाएगी। अब ये बीजेपी भी समझ में आ गया उनको कि अपने बलबूते पे सरकार नहीं बना पा रहे, अब वो नीतीश नीतीश कर रहे हैं, तो वहां पे अहंकार भी तो भाई झगड़े साहब हैं। उनका भी बहुत बड़ा है, अहंकार तो बीजेपी का भी बहुत देखिए, बड़ा है, इस समय तो मतलब सबको पार कर गया है। बीजेपी में दो टाइप के लोग हैं अशोक जी, और ये कांग्रेस में भी दो टाइप के, जो पुराने कांग्रेसी है आज भी उनको फोन करो तो वो फोन उठाते हैं, ये जो पुराने कांग्रेसी है। जो नई फौज आई ना, उनको उनको थोड़ा अहंकार है। बीजेपी में भी जो पुराने बीजेपी वाले हैं, जो संघ के शाखा से उठ के आए हैं, उनको फोन करो तो आज भी बात करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये जो ऊपर से टपके हुए हैं पैराट्रूपर्स, जो नए धन पशु जिनको मिला, उनका अहंकार। अनुराग ठाकुर, अनुराग ठाकुर के पिता से बात करो आप, एक फोन पे अवेलेबल है। अनुराग ठाकुर को अहंकार बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो अमित शाह की बिल्कुल राइट हैंड समझते अपने आप को, प्रोजेक्ट करते हैं। उन्होंने वो संघर्ष नहीं देखा बीजेपी का, जब भी आए तो सत्ता में ही देखा। जिन्होंने बीजेपी का संघर्ष देखा है, उन लोगों को से बात करिए आप, तो आज भी अवेलेबल है। और हर राज्य की बीजेपी में मैं बताऊं आपको, आप किसी पुराने नेता को फोन करो तो बोलेगा, अरे आप आ गए क्या शहर में? अरे आइए आइए आइए, चाय पीते हैं यार, बहुत दिनों के बाद आपसे मिलने की इच्छा थी। आप किसी नए नेता को फोन करो, वो पीए ही नहीं, फोन देता उसके पास। ये फर्क है पार्टी में, दोनों तरफ से है, ऐसा नहीं। लेकिन कांग्रेस ने 60 साल सत्ता भोगी तो उसका अहंकार ज्यादा है, ये मैं बात मानता हूं। कल अशोक पांडे कौन और अशोक वानखेड़े कौन, ऐसे भी पूछने वाले लोग मिल जाते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल, और कोई आश्चर्य नहीं होगा, कोई कोई आश्चर्य नहीं आश्चर्य होगा नहीं कि हो, कोई। जो आदमी आपसे 10 बार फ़ोन करके किसी ज़माने में ये कहता हो कि ये कर दीजिए हाँ, ज़रा, मेरा नाम लिख दीजिए ज़रा, ये कर दीजिए, वो ज़रा-सा पद पाने के बाद ना आपका फ़ोन उठाएगा और ना फ़ोन का जो है जवाब देगा, तो खैर मैं तो फ़ोन करता ही नहीं हूँ, हाँ, हमें करना क्या है उनसे। हाँ। लोगों के तो अनुभव आते रहते हैं, उससे पता चलता है। तो खैर, वो हमारा इश्यू बिहार नहीं में है, कोई अंतिम, हमारा फ़ोन उठाए ना उठाए। नहीं नहीं, जी, हमको जो आप फर्क कह भी रहे नहीं थे बस पड़ता। वही। हाँ, भाई हमको हाँ, फर्क भी नहीं पड़ता, हम फोन इसलिए करते, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। लेकिन अब इतने बिल्कुल साल और कोई मतलब पत्रकारिता में नहीं। रहने के बाद इतने सोर्सेज डेवलप हो गए कि वो नहीं देता तो हाँ, तू नहीं तो तेरा बाप सही, तेरा बाप नहीं तो और सही। तो कई सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन आती है, इन्फॉर्मेशन साथ में रखते हैं, बोलते हैं। अब इसके बाद बिहार, तो जो मैंने बताया कि बिहार चुनाव कॉन्टेस्ट में आ गया है। मैं को कतई इंडिया गठबंधन को एकदम कमजोर नहीं समझता। इंडिया गठबंधन को मुझे एज दिखाई देती है, लेकिन ये 10,000 के ट्रांसफर के बाद क्या होगा, ये कुछ नया आकलन करना होगा, क्योंकि ये ट्रांसफर कल फाइनल ट्रांसफर हुआ 21 लाख महिलाओं का। फिर अब वो, लेकिन जो इसमें यूथ मतदाता है, एक बात है सत, सर, एक बात है, मैं जोड़ दूँ 17, फिर आप पूरा कर हाँ लीजिएगा अपनी बात। हाँ 1 सेकंड की ये 10,000 रुपए जो गए हैं ना, महिलाएँ पहले से नीतीश की वोटर रही हैं। पिछले 20 साल से महिलाएँ लगातार नीतीश जी को वोट देती रही हैं। तो ये 10,000 उस वोट को बचाए रखने के लिए ज़्यादा है कि उसमें डेंट ना पड़े। नए वोटर कोई ख़ास उससे जुड़ रहे हों, ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। ये पहले से वोट बिल्कुल, पड़ता रहा है। बिल्कुल। ये बात भी मानता हूँ। ये नीतीश का पुराना वोट बैंक संभालने के लिए की था, क्योंकि हाँ, वो हाथ से निकल गया था। वो हाथ से निकल बिल्कुल। रहा था। तो आपने वो कंसोलिडेट किया। लेकिन सबसे ज्यादा अहम बात जो है, वो 17 लाख पहले वोटर, जो पहली बार चुनाव में वोट दे रहे हैं। और वो जी, 17 लाख वोटर जो है, वो कहीं ना कहीं मुझे इंडिया गठबंधन की तरफ उनका झुकाव देता है। क्योंकि उन्होंने जब से पैदा हुए, उन्होंने नीतीश को ही देखा मुख्यमंत्री के तौर पे। उन्होंने लालू का तथाकथित जंगल राज देखा ही नहीं। आज की युवा पीढ़ी को यदि कहो कि अंग्रेजों ने बहुत प्रताड़ना की थी, तो उनको समझ ही नहीं आता अंग्रेजों की प्रताड़ना की क्या बात है। बिल्कुल, आज के इश्यू पे बात करेंगे वो। तो लालू यादव का राज, भले ही जंगल राज कहो, कुछ भी कहो, लेकिन आज के समय लोगों को पता ही नहीं कि वो राज है। जो 20 साल के लोग आ रहे हैं, जो पहली बार वोटर है, उनकी सारी समस्याओं का जड़ ही नीतीश कुमार है।
क्योंकि उनको एजुकेशन, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनको बाहर लोग जाना पड़ता है, एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ता है, स्वास्थ्य सेवा चरमरा गई है, नौकरियां नहीं है, पेपर लीक है। ये जो तमाम चीजें हैं, इसके लिए वो वर्तमान सरकार जब से जन्म हुआ तब से जो देखा उसी को रिस्पॉन्सिबल मानेंगे। बिल्कुल। तो वो जो 17 लाख वोटर है वो डिसाइड करेगा इस बार। और वो वोटर तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के एक उसमें है, उसको लगता है कि इज फाइटिंग फॉर अ कॉज। उसके बाद तेजस्वी को, क्योंकि तेजस्वी का जो थोड़ा सा उन्होंने टेन्योर देखा जिसमें जातिगत जनगणना भी हुई, जिसमें नौकरियां भी बढ़ी, वो क्रेडिट उनको जाता है। ये कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान तो अब होता हुआ दिखाई नहीं देता मुझे बिहार में। हाँ, जाति रहेगी बिहार में, जातियां बहुत है, लेकिन आप उन जातियों से कैसे निपट पाते हैं ये भी देखना होगा। रही प्रशांत कुमार की बात, पीके के साथ जो जुड़ रहा है वो मुझे लगता है ब्राह्मण वर्ग। प्रशांत कुमार पांडे जी के साथ एक ब्राह्मण वर्ग बड़े तादाद में आता हुआ दिखाई देता है। और जो ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है वहां उनकी रैली भी बड़ी सफलता हो रही है। और यदि वो ब्राह्मण बहुल क्षेत्र में यदि वो सवर्णों के वोट खींचता है तो फिर क्या बीजेपी ने अपने लिए खड्डा खोदा है, ये कहना पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने वोट शेयर 2 या 2.5% भी ले लिया तो वो 2.5% किसका जाएगा, ये बहुत अहम है। और बिहार में 2-2% वोट मायना रखेंगे इस बार। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, आम आदमी पार्टी का मुझे नहीं लगता 1% से 1% भी वोट मिल पाएगा उनको, आम आदमी पार्टी को कितने भी लोग लड़ाए हो। ओएसी की भी वही हालत होने वाली है इस बार, क्योंकि ओएसी भी बहुत एक्सपोज हो चुके हैं। बाकी छोटे छोटे जो दल है उनके आपसी झगड़े कैसे होते हैं, मांझी कितनी सीट मांग रहा है, पासवान कितने सीट मांग रहे हैं, यहाँ पे वही इंडिया में भी जो है कुछ जो छोटे पार्टनर्स है वो भी सीट मांग रहे हैं ज्यादा, तो उनका सेटलमेंट कैसा होता है, बहुत सारी चीजें हैं बिहार की। अभी तो सिर्फ शंखनाद वही, हुआ है, अभी शंखनाद होने बिल्कुल, के बाद वही दोनों तरफ मैं से आर्मी लाइन अप हो जाएगी। उसके बाद देखिए किसके तनूर से, मतलब धनुष से किसका तीर चलता है और क्या नतीजे आते हैं। बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है। इनमें से काफ़ी बातों से मैं सहमत हूँ। हालाँकि हिंदू-मुसलमान वाले मामले पे मेरा मानना है कि उसकी पूरी कोशिश की जाएगी। की कोशिश की जाएगी। भी जा रही है और वो हमेशा एक रोल प्ले करता है और अपर कास्ट के अंदर एक लगातार इस बात को बिठाया गया है कि अगर ये लोग आ जाएँगे तो यादवों का बाहुल्य हो जाएगा, मुसलमानों का हो हम्म, जाएगा। तो अपर कास्ट का भी एक तरह से ख़ास तौर पे भूमिहारों को हम देखते हैं कि उनका वोट बहुत कंसोलिडेटेड तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जाता रहा है। बाकी अभी बहुत कुछ कह पाना, किसी का राजतिलक करा देना, किसी को गद्दी से उतार देना ना। जल्दीबाजी होगी। तो ऐसी कोई घोषणा अगर आपको देखनी हो तो हमारे चैनल पर आप निराश होंगे। एनालिसिस जाननी हो क्या चल रहा है तो वो कोशिश हम लोग लगातार करते रहेंगे। वैसी घोषणाएँ कहाँ मिलती हैं आपको अच्छी तरह से पता है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया अशोक भाई। नमस्कार।